नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। तो एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने पॉलिटिकल क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ शुरू करी है। तो उसी सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हुए हम 2023 और 24 के अकॉर्डिंग जो हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक है, उस बुक का सेकंड चैप्टर कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर हम अब करने वाले हैं। देखिए, पहले जो इसके पहले जो चैप्टर आता था वो यूएस हेजीमनी का चैप्टर आता था। आपको पता है कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर, जो इस साल का फर्स्ट चैप्टर है, एंड ऑफ बायोपोलरिटी, उसको पढ़ा। तो उसको पढ़ते हमें समझ आया कि जब बायोपोलरिटी ख़त्म हो गई थी वर्ल्ड में, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, यानी कि सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था। तो उस विघटन के बाद जो वर्ल्ड में डोमिनेंस है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, सोशली हो और इकोनॉमिकली हो, वो डोमिनेंस जो है वो यूएस की बढ़ गई। तो अगला जो चैप्टर जो था इस साल कट गया है, यूएस हेजीमनी, उस चैप्टर में यूएस की डोमिनेंस के बारे में हमें बताया गया है, जो कि हमें इस चैप्टर को समझने में मदद करता है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि कैसे यूएस की डोमिनेशन हुई। देखिए, सोवियत का जब विघटन हुआ, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, तो यूएस में वर्ल्ड में एक अकेली पावर बनी यूएस। और उस यूएस का दबदबा वर्ल्ड की हर ऑर्गेनाइजेशन पर था, चाहे यूएन में हो, चाहे आईएमएफ में हो, चाहे वर्ल्ड बैंक में हो। यूएस का जो पावर है, यूएस की जो दबदबा है, वो हर जगह था। और चाहे इकोनॉमिकली हो, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे एडवांस इकोनॉमी भी यूएस की है। तो यूएस की जो ताकत थी, जिसकी वजह से यूएस ने अपना जो दबदबा था वर्ल्ड में बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि यूएस ने इराक पे हमला किया, इराक इन्वेजन किया। तो इन सब चीज़ों से यूएस टाइम टू टाइम दिखाता रहता था वर्ल्ड को, या वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में टाइम टू टाइम बताता रहता था कि आप सबका जो लीडर हूँ वो मैं हूँ। तो इसी के साथ वर्ल्ड में या तो एक नए कंटेम्प्रेरी पावर की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो देश हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, वो यूएस की पावर को बैलेंस करे। तो ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ सेंटर्स है या कुछ कंट्रीज़ हैं जो यूएस को चैलेंज करती हैं, कि यूएस की डोमिनेंस को चैलेंज करती है वर्ल्ड में और उसकी पावर को कम करती है। उन ऑर्गेनाइजेशन और उन कंट्रीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर वन जो है सेकेंड जो है 1945 में ख़त्म हो गया। तो 45 में वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होने के बाद ही कोल्ड वॉर का एरा शुरू हुआ, यानी कि जो सोवियत और यूएस हैं, उन दोनों के बीच में जो आइडियोलॉजिकल वॉर थी या पावर की वॉर थी, पावर स्ट्रगल था उन दोनों के बीच में, कि कौन सबसे बड़ा है, कौन वर्ल्ड का लीडर है, कौन वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। तो उसकी जो लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल हो, किसी भी तरीके की हो, तो वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद शुरू हो गई। तो वो वॉर शुरू होने के बाद एक होड़ सी मच गई कि वर्ल्ड में जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट हैं या जितने भी स्टेट हैं, वो हमारे खेमे में आ जाए। जैसे कि यूएस की जो आइडियोलॉजी थी वो लिबरल डेमोक्रेसी या कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी थी, और यूएसएसआर यानी कि सोवियत की जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिस्ट थी। तो सोवियत चाहता था कि जितने भी देश हैं वो कम्युनिस्ट खेमे में आ जाए, यानी कि हमारा सपोर्ट करें, हमारी टीम के मेंबर बन जाए। ऐसे ही यूएस भी चाहता था कि हमारी टीम के मेंबर बन जाए, इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, जैसे नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ऐसे ही सोवियत ने भी बनाई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो यूरोप को हुआ। देखिए, यूरोप से ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू करा, जर्मनी यूरोप में ही है। तो यूरोप में से जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो नुकसान जो है वो यूरोप को ही सबसे ज़्यादा होगा। तो यूरोप की जो इकनॉमी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। यूरोप का जो स्ट्रक्चर भी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब यूरोप को खुद रिवाइव होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला था, और यूरोप के जो लीडर्स थे ये भी सोचते थे कि भाई हम अब रिवाइव कैसे होंगे, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है कि हमें अपना देश, अपने लोगों को खाना देने तक के पैसे नहीं है, तो हम क्या करें। तो इसी बीच में क्या आता है, एक कंट्री आती है यूएस, जो उस टाइम वॉर से जिसने मुनाफा कमाया था। यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूएस को इतना नुकसान नहीं हुआ था, उल्टा यूएस ने क्या है, वर्ल्ड वॉर सेकंड से मुनाफा कमाया। तो यूएस ने क्या किया, यूरोप के में जो है, यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने में इन्वॉल्व हुआ। तो यूएस ने
एक मार्शल प्लान लगाया। देखिए, द कोल्ड वॉर एडेड द इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप आफ्टर 1945। द यूरोपियन इकोनॉमी वॉज रिवाइव्ड बाय एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सपोर्ट बाय यूएस अंडर द मार्शल प्लान। शीत युद्ध ने 1945 के बाद यूरोप के एकीकरण में सहायता की। मार्शल योजना के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा व्यापक वित्तीय सहायता से यूरोप अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया। यानी कि जब यूएस है वो 1945 में उन्होंने एक मार्शल प्लान लाया था। उस मार्शल प्लान के तहत यूएस यूरोप को फाइनेंशियल एड देता था, यूरोप को फाइनेंशियली मदद करता था कि वो मदद करेगा। उस मार्शल प्लान के तहत ये था कि यूएस यूरोप को फाइनेंशियली मदद करेगा ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करे। अब ये जो मार्शल प्लान कितने सालों तक था? ये मार्शल प्लान के अंतर्गत अंदर में यूरोप ने यूएस ने 1948 से लेकर 1952 यानी कि 4 सालों तक, 4 वर्षों तक यूएस ने $17 मिलियन की एड जो है यूरोप को दी ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। अब इसी मार्शल प्लान के तहत जो है यूरोप में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी कि OEEC वॉज एस्टेब्लिश इन 1948 to channel the aid of Western European state. Another step forward in political cooperation was establishment of काउंसिल ऑफ यूरोप इन 1949। यानी कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन OEC की स्थापना 1948 में पश्चिमी यूरोपीय राज्यों में को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। राजनीतिक सहयोग में एक और कदम 1949 के रूप में यूरोपीय परिषद की स्थापना से हुआ। अब देखिए, मार्शल प्लान के तहत द यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने के लिए काम करती थी। अब वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ क्यों? अब देखिए, आपको पता है कि आपने बाइपोलरिटी में भी देखा था, और अगर आपने फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो पहले फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था कोल्ड वॉर, उसमें भी देखा होगा कि जो यूएसएसआर है उसने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने खेमे में कर लिया था। बहुत सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो यूएसएसआर के खेमे में हो गई थी, यानी कि यूएसएसआर के अंदर ही आती थी। इसीलिए जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है उसी को फाइनेंशियल एड मिली और उसी में से ही OEC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बना जो यूरोप की ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की इकोनॉमी को रिवाइव करने में मदद करता था। अब इनका मोटिव ये था कि कॉमन मार्केट मोटिव थी, भाई हम अपना सामान बनाएंगे या हमारी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ होगी उनकी कॉमन मार्केट होगी, हमारी मार्केट सब एक होगी, और हम जितने भी जो बंदिशें हैं चाहे सामान आने जाने की वो चीज़ें हम बंदिशें हटा दें ताकि हम अपनी इकोनॉमी को अच्छे से चला सकें। देखिए, जैसे कि अगर आप यूरोप के कॉन्टिनेंट की बात करोगे तो यूरोप के जितने देश हैं उनका जो कल्चर है, उनका जो रहन सहन है वो एक तरीके का है। आपको फ़र्क जो है दिखेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिखेगा। जैसे कि अगर आप जर्मनी से फ्रांस में जाओगे तो फ्रेंच कल्चर और जर्मन कल्चर में फ़र्क दिखेगा, वो बात नहीं है कि नहीं दिखेगा। लेकिन मोटे तौर पे कहें कि कॉमन चीज़ें बहुत है। अगर जैसे कि मैं एग्जांपल दूं इंडिया और यूरोप कॉन्टिनेंट का, अब इंडिया में आप पूरे इंडिया को अगर आप लोगे ना, कल्चर बहुत है इंडिया में, बहुत ज़्यादा कल्चर है। साउथ का अलग कल्चर है, नॉर्थ का अलग कल्चर है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन है। ये कॉमन चीज़ें हमें इंडियन बनाता है। और ऐसे ही यूरोप में भी है कि यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें उनके कल्चर में बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन है और बहुत चीज़ें वो शेयर भी करते हैं। इसीलिए वो लोग अपने आप को एक ही मानते हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट का। तो इसीलिए इन सब कंट्रीज़ ने ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये कहा कि हम इकोनॉमिक तौर पे यानी कि आर्थिक तौर पे जितना भी हम अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने का काम करेंगे तो हम अपने अंदर काम करेंगे, या टैक्स वैक्स को कम करेंगे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो माल जा रहे हैं उनके टैक्स को कम कर देंगे या टैक्स लेंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे हम वैसे ही हो गया, जैसे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं तो उसी तरीके से ऐसी एक कंट्री टू कंट्री यूरोप में भी होता है। ठीक है। अब ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनी 1948 में मार्शल प्लान के तहत। तो ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे पॉलिटिकल रूप भी लेने लगी। अब इनका मन भी लगने लगा कि भाई हम जो है एक पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन में करें। भाई हम इकोनॉमिक या फाइनेंशियल तौर पे देखें, अगर हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देखें तो हम सब एक हैं। हमारा जो पॉलिसीज़ होती हैं सब एक है, कि मान लीजिए नॉर्वे की पॉलिसी भी एक है और फिनलैंड की पॉलिसी भी एक है। ऐसे ही पॉलिटिकल भी हो। तो इसी कदम के लिए यूरोपीय परिषद यानी कि
काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया गया, तो हम अपनी पॉलिटिकली भी कॉरपोरेशन करेंगे अपनी ईस्ट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो इसी के साथ वो पॉलिटिकली भी कोऑपरेट करने लगे। अब वो यूरोपियन जो इस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है वो चाहते थे, अब वो ये करने लगे कि जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जो टेरिटरीज़ हैं, उनमें बंदिशें हटा दें। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे जर्मनी से फ्रांस जाना है, तो जर्मनी फ्रांस का जो बॉर्डर है, अब वो उस बॉर्डर की बंदिशों को ख़त्म कर देंगे। अब जर्मनी के लोग फ्रांस में बिना चेकिंग के, बिना वीज़ा के जा सके। यही पॉलिटिकल उनकी कॉर्पोरेशन कि हम बॉर्डर की बंदिशों को या जो टैक्स वैक्स की बंदिशों को, उन सबको ख़त्म कर देंगे। यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनकी कॉमन मार्केट होगी और कॉमन बॉर्डर होगा। अगर आप यूरोप में एंटर करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूरोप की वीज़ा चाहिए, किसी कंट्री की वीज़ा नहीं चाहिए। आपने यूरोप में एंटर कर दिया तो आप कहीं भी जा सकते हो। आप जर्मनी भी जा सकते हो, जर्मनी से फ्रांस भी जा सकते हो, फ्रांस से कहीं और इटली भी जा सकते हो, चेक रिपब्लिक भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो बिना वीज़ा के। आपने सिर्फ यूरोप की वीज़ा लगा ली, यही बहुत है। तो ये बॉर्डर की जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म कर दी ना, ये एक पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन का यूरोप ने स्टेप लिया। और समय आगे बढ़ने के साथ यूरोप की इकोनॉमी, यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने के लिए 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। यानी कि आप देखो 1948 में यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फिर ये इवॉल्व होते होते काउंसिल ऑफ यूरोप बनी, फिर ये इवॉल्व होते होते यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी कि जो यूरोपियन स्टेट्स हैं उन सब की एक इकोनॉमिक कम्युनिटी है। फिर 1992 में फाइनली सोवियत के डिसइंटीग्रेशन के बाद, यानी कि यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद फाइनली 1992 में इन सब ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन का फॉर्म ले लिया। और ये यूरोपियन यूनियन क्या करती थी, ये एक ये फाउंडेशन थी, ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन थी किस चीज़ की, कॉमन फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी। ठीक है, 1992 में यूरोपियन यूनियन, अब जो एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थी वो धीरे धीरे पॉलिटिकल होती गई और धीरे धीरे वो क्या क्या रूप ले लिया उसने, यूरोपियन यूनियन का। और कहते भी हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक नेशन स्टेट है। जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, एक नेशन स्टेट की। ऐसा लगता है कि वो एक बड़ा राज्य है, एक बड़ा स्टेट है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन क्या है, उसके अंदर आने वाले देशों की कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी है। वो क्या करते हैं, न्याय में सहयोग करते हैं। और उन सब की करेंसी भी क्या है, कॉमन है, यूरो। अब मान लीजिए कि जो कंट्री यूरोपियन यूनियन के अंदर आती है उसमें यूरो ही चलेगी, उनकी कंट्री की खुद की करेंसी नहीं होगी। अब मान लीजिए कि दो देश हैं, अगर वो यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं तो उन दोनों देशों की अलग करेंसी नहीं होगी, यूरो ही चलेगी। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया है, अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनती है जैसे यूरोपियन यूनियन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, इंडिया या आसपास के जितने भी बगल में हमारे देश उन सब की बनेगी, तो इसमें एक ही करेंसी चलेगी, भाई रुपीज़ ही चलेगा। कोई पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ नहीं चलेगा, सिर्फ एक टाइप के रुपीज़ होगी। वो इंडिया में भी चलेगा, पाकिस्तान में भी चलेगा, श्रीलंका में भी चलेगा, बांग्लादेश में चलेगा, नेपाल में चलेगा, इन सब जो आपस के कंट्रीज़ हैं उन सब में चलेगा। ऐसे ही यूरोप में हुआ, यूरोपियन यूनियन में, कि इनकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी भी कॉमन है। ठीक है, तो ये यूरोपियन यूनियन की जो क्या है क्वालिटीज़ हैं। अब देखिए यूरोपियन यूनियन, अब यही है कि द यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। यानी कि यूरोपीय संघ समय के साथ साथ आर्थिक संघ से तेज़ी से बढ़ते हुए राजनीतिक संघ में विकसित हुआ। यही है कि शुरुआत हुई थी इकोनॉमिक यूनियन के तौर पे, लेकिन अब धीरे धीरे ये पॉलिटिकल वन बनता गया। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन की खुद की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस है खुद का वर्ल्ड में। अब यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री भी है, अपनी मिलिट्री है यूरोपियन यूनियन की, जो देशों में पीसफुल प्रोग्राम चलाते हैं, अपनी उनकी डिप्लोमेसी है। अब भाई कितनी कोई भी कंट्रीज़ है, मान लीजिए कि एक कंट्रीज़ है, यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, हमें उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे करने हैं या हमें उसके साथ अपने फॉरेन रिलेशन अच्छे करने हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम रिलेशन जो है यूरोपियन यूनियन से बनाने पड़ेंगे। अब
मतलब यूरोपियन यूनियन से ही नहीं, लेकिन बन जाएंगे यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि उन सब कंट्रीज़ की जो है फॉरेन पॉलिसी एकदम कॉमन है। उन सब के डिप्लोमेट्स जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है किसी भी कंट्रीज़ के साथ कॉमन है, और मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी है। देखिए, अब यूरोपियन यूनियन, जैसे मैंने बताया कि यूरोपियन यूनियन ने इकोनॉमिक यूनियन के जगह अब पॉलिटिकल यूनियन का रूप ले लिया है। अब देखिए, पॉलिटिकल यूनियन का तो रूप ले लिया, तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने क्या सोचा, जब यूरोपियन यूनियन बना तो उन्होंने सोचा कि भैया हम अपना जो है वो, हमारा जो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग होगा वो कॉमन होगा, हमारी करेंसी जो होगी वो भी कॉमन होगी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो भी कॉमन होगा। अब इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं इन्होंने नाराज़गी जताई कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन को कॉमन नहीं कर सकते। कि जैसे मान लीजिए यूरोपियन यूनियन को कॉन्स्टिट्यूशन बन गया ना, तो जितने भी यूरोपियन यूनियन के अंदर कंट्रीज़ है वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, उसी कॉन्स्टिट्यूशन से चलेंगी। तो ये चीज़ क्या है, एक कंट्री की सॉवरेनिटी को ख़त्म कर देती है। तो इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को नकार दिया यूरोपियन यूनियन के, जिसमें सबसे बड़ा नाम फ्रांस का है कि फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया। और जैसे कॉमन करेंसी है, और कॉमन करेंसी को भी बहुत सारे कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे कि डेनमार्क हो गई। इस कंट्री ने यूरोपियन यूनियन की जो कॉमन करेंसी यूरो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, भाई हम कॉमन करेंसी नहीं चलाएंगे, हमारी कंट्री की करेंसी जो है वो अलग होगी। हम ठीक है यूरो भी यूज़ करेंगे, लेकिन हमारी कंट्री की करेंसी भी होगी। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो था ये फेल हो गया। कॉमन करेंसी का कहीं हद तक सक्सेस हुआ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न था यूरोपियन यूनियन का वो फेल हो गया। लेकिन यूरोपियन यूनियन का फ्लैग का सक्सेस रहा कि यूरोपियन यूनियन का अपना एक फ्लैग है, जैसे कि पीछे भी मैंने दिखाया था, जैसे कि ये है। अब ये कंट्रीज तो फ्लैग में नहीं है, लेकिन ये ऐसे ब्लू होता है और 12 स्टार्स होता है। अब ये 12 स्टार जो है कि यूरोपियन कंट्रीज़ की हार्मोनी और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में सॉलिडेरिटी को दर्शाता है। और ये 12 स्टार्स हैं यूरोपियन यूनियन के 12 स्टेट्स को दर्शाता है, जो कि यूरोप के ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ कंप्लीशन, परफेक्शन एंड यूनिटी को दर्शाता है ये 12 स्टार। तो ये यूरोपियन यूनियन का एक अपना फ्लैग भी है। ठीक है, तो आगे अगर हम यूरोपियन यूनियन की उपलब्धियों की बात करें कि भैया यूरोपियन यूनियन की क्या उपलब्धियां, अब यूरोपियन यूनियन ने क्या क्या हासिल किया एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। अब देखिए, यूरोप इकोनॉमिकली जो है, यूरोपियन यूनियन इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। It had a GDP more than $12 trillion in 2005. Its currency Europe can pose a threat to the dominance of US dollar. अब देखिए, ये कहता है कि जो यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी है 2005 में वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई थी। यूएस को भी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं है, और समय के साथ एक उसकी इकोनॉमी थोड़ी घट गई। अब ये 12 ट्रिलियन डॉलर की 2005 में इकोनॉमी थी, लेकिन ये आगे जाके ये अब 16 ट्रिलियन डॉलर की, अगर करंट डेटा की बात करूं तो यूरोपियन यूनियन की जो जीडीपी है वो 16 ट्रिलियन डॉलर की है। यानी कि वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे यूएस और चाइना के बाद यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है यूरो, वो यूएस के डॉलर को भी टकरा रही है, यूएस के डॉलर को भी टक्कर दे रही है, उसके बराबर पहुंच रही है। ठीक है, तो यही है यूरोपियन यूनियन की उपलब्धि की इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी है और इतना उसकी पावरफुल करेंसी है। ठीक है, तो इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा पावरफुल है यूरोपियन यूनियन। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन का शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में वो यूएस से भी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा ट्रेड करता है। और उसके आसपास के जो एशिया के कॉन्टिनेंट है, यूरोप के अफ्रीका या एशिया, उनमें भी यूरोपियन यूनियन की ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छा कर रहा है और इकोनॉमिकली बहुत बड़ी पावर है, जिसने यूएस को भी टक्कर दी है और यूएस के डोमिनेंस को भी कम किया है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, जिसने यूएस के इकोनॉमिकली डोमिनेंस जो है उसको कम किया है, और साथ साथ अब यूरोपियन यूनियन भी है जो यूएस के डोमिनेंस को अब कम कर रहा है। देखिए, अब अगर हम बात करें पॉलिटिकली बात करें तो देखिए, जो यूरोपियन यूनियन है जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, लेकिन अब ब्रिटेन नहीं है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा, लेकिन उस टाइम था, इसीलिए इतना ज़्यादा यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकली भी पावरफुल था, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ के पास
यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट है। ब्रिटेन की भी परमानेंट सीट है और फ्रांस की भी परमानेंट सीट है। हालांकि अब ब्रिटेन नहीं है यूरोपियन यूनियन के साथ, लेकिन उस वक्त था। और आगे अगर हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो यूरोपियन यूनियन की जो आर्म्ड फोर्सेस है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स है यूरोपियन यूनियन के पास। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेस यूरोपियन यूनियन के पास है, जिसने बहुत सारे मिशन यूएस के साथ या यूनाइटेड नेशन के साथ भी मिशन किए हैं पीस को कायम रखने के लिए। तो इतनी ज़्यादा ताकत है यूरोपियन यूनियन की, इतनी ज़्यादा पावर है यूरोपियन यूनियन की, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो सोशली हो, और चाहे वो पॉलिटिकली हो। तो इसीलिए समय के साथ साथ यूरोपियन यूनियन इतना पावरफुल हो रहा है और हो रहा था भी उस वक्त, जिसने यूएस की डोमिनेंस को टक्कर दिया। लेकिन अब इस यूरोपियन यूनियन में कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े जो देश हैं उसके आपस में भी बनती नहीं है। अब जैसे यूरोप में बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसने यूरोपियन यूनियन का क्रिटिसिज्म किया है, यूरोपियन यूनियन की कुछ पॉलिसीज़ को माना नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेनमार्क ने कॉमन करेंसी को नहीं माना, फ्रांस ने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना। और जैसे कि दूसरा भी एग्जांपल ले लें कि जब इराक में यूएस ने हमला किया था तो यूरोपियन यूनियन की आर्मी गई थी, यूरोपियन यूनियन की उस वक्त आर्मी गई थी यूएस के साथ, यूरोपियन यूनियन की आर्मी के ट्रूप्स गए थे इराक में हमला करने के लिए, जिसको ब्रिटेन ने सपोर्ट किया था। उस टाइम तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, इसीलिए ब्रिटेन ने उस टाइम सपोर्ट किया था। लेकिन उस टाइम फ्रांस यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, तो फ्रांस ने नहीं क्रिटिसाइज़ किया था कि भैया जो ये हमला है इराक के ऊपर, ये हमला ठीक नहीं है, ये हमला यूएस ने अपने फ़ायदे के लिए किया है, अपना डोमिनेंस जमाने के लिए, ना कि शांति बरकरार रखने के लिए किया है। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन के अंदर भी फूट है जो यूरोपियन यूनियन की पावर को थोड़ा बहुत कम करता है यूएस के सामने। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी पावर है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जिसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और जिसका कल्चरल भी इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में है। तो यूरोपियन यूनियन के बाद जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि ये यूरोप कॉन्टिनेंट में हो गई, अब ये ऑर्गेनाइजेशन एशिया के कॉन्टिनेंट में। तो इस कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए इसके बारे में हम जानते हैं और थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में भी हम जाने। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन थे वो कॉलोनियलिज्म को सफ़र कर रहे थे। कौन से किसके कॉलोनियलिज्म को? यूरोपियन और जैपनीज। बहुत सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी जो जैपनीज कॉलोनिज्म और यूरोपियन कॉलोनिज्म से जूझ रही थी। तो इसीलिए इनका यूनाइट होना भी, जैसे यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज यूनाइट हुई, इनका यूनाइट होना भी बनता है। तो जब कॉलोनियलिज्म का दौर गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई। ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई तो इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कॉमन थी, जैसे कि देयर वर प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल बिल्डिंग, रेवेज ऑफ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड प्रेशर टू अलाइन विद एनी टू सुपर ब्लॉक्स। अब इनकी क्या प्रॉब्लम्स थी? देखिए नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम थी। अब नया नया देश आज़ाद हुआ है तो अपने देश को हम किस तरीके का रूप देंगे, कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हम अपनाएंगे, क्या कौन सी इकोनॉमिक मॉडल हम अपनाएंगे जिससे हम अपने देश में गरीबी को ख़त्म करें, जिससे हमारी जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उसको हम ख़त्म करें। और ये इन सब कंट्रीज़ की कॉमन प्रॉब्लम थी, यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज़ की कॉमन प्रॉब्लम थी। तो और दूसरी एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ तो कोल्ड वॉर शुरू हुआ, तो इन कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर भी बन रहा था कि वो क्या है, किसी एक ब्लॉक्स के साथ जुड़ जाए, यानी कि जो सुपर पावर की ब्लॉक थी, जैसे कि यूएसएसआर की ब्लॉक हो गई या यूएस की ब्लॉक हो गई, उन में जुड़ जाए, किसी एक में जुड़ जाए। ऊपर से यूएस का प्रेशर है कि भाई आप हमारी टीम में जुड़ो, सामने से यूएसएसआर का प्रेशर है, नहीं उधर नहीं इधर जोड़ो। तो इन सब जो कंट्रीज़ है ये कन्फ्यूज़न में थी कि भाई हम करें क्या। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वो साथ में आई। और 1967 में, सॉरी इसके लिए ये थोड़ा सा पीपीटी बनाने के टाइम थोड़ी गलती होगी, इन लाइंस को आप नज़रअंदाज कीजिए। तो देखिए 1967 में ये कंट्री साथ में आ गई और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एक नेम के, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अल्टरनेटिव के तौर पे आई और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अब ये कौन सी कंट्रीज थी साथ में ही? देखिए
5 ही कंट्रीज़ थी जो साथ में, कौन सी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। ये 5 कंट्री साथ में आई थी जिसने एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बनाया। तो कुछ समय बाद 5 और कंट्रीज ने जो थी आसियान को ज्वाइन किया, जो थी लाओ, पीडीआर, ब्रुनेई दारुसलाम, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। इन 5 कंट्रीज ने भी आसियान को ज्वाइन किया, जिसके बाद आसियान की जो मेंबर हो गए वो 10 मेंबर हो गई। और उसी के बाद जो आसियान का जो था लोगो भी तैयार किया गया, जिसमें 10 पैडी स्टॉक्स ऑफ पैडी थे, यानी कि राइस, जो क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बॉन्ड को और फ्रेंडशिप को और सॉलिडेरिटी को रिप्रेजेंट करते थे। और देखिए, ये 5 कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, ये 5 कंट्रीज साथ में जिसने आसियान बनाया था। अब देखिए आसियान की पावर क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या थे और पावर क्या थी आसियान की। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान टू एसिलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस टू प्रमोट द रीजनल पीस, स्टेबिलिटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट। आसियान का क्या गोल था? जो आर्थिक विकास है, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्रीय में अपने शांति स्थापित करना। देखिए, मैंने आपको बताया कि इन कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम्स है वो कॉमन है, गरीबी है, उनका कल्चर थोड़ा बहुत कॉमन है, इसीलिए उनकी जो प्रॉब्लम्स भी है वो सारी कॉमन है। तो इनका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि हम जो है अपने आपस में मिलके इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, जो हमारी जो रीजनल डिस्प्यूट्स हैं उसको भी ख़त्म करेंगे और अपने एरिया में, अपने रीजन में शांति कायम करेंगे, ताकि बाहर के जो कंट्रीज़ हैं या बाहर की जो पावर है वो हमारी एरिया में, हमारे जो रीजन है उसमें अशांति पैदा ना कर सके। अब देखिए, जहाँ पे पॉलिटिकल या किसी भी तरीके की इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ पे दूसरी पावर आके वो अपना दबदबा जमाती है, ये होता रहता है। आप कुछ भी कहीं भी देख लो, ये होता ही होता है। इसीलिए रीजनल पीस हो, चाहे किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी हो, वो होना किसी भी रीजन के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यही आसियान का ऑब्जेक्टिव भी था कि हम जो है अपनी क्षेत्र में शांति बनाए रखेंगे, स्थिरता बनाए रखेंगे और अपना जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो करते रहेंगे। और ये चीज़ करने का जो आसियान का जो एक अपना तरीका था, वो अपने तरीके से इन सब चीज़ों को कंट्रोल, इन सब चीज़ों को करता था। देखिए, 2003 में आसियान ने अपनी कम्युनिटी बनाई एक तरीके की, जैसे हम यूरोपियन यूनियन में भी हमने देखा ना कि शुरुआत में कम्युनिटीज़ बनती हैं, उसी तरीके से 2003 में आसियान ने भी अपनी कम्युनिटी बनाई, जिसको आसियान के 3 पिलर कहे जाते हैं। जैसे डेमोक्रेसी के भी 3-4 पिलर होते हैं, वैसे ही 3 पिलर होते हैं डेमोक्रेसी के, चौथा पिलर हम कहते हैं मीडिया है। तो ऐसे ही आसियान के भी 3 पिलर हैं, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी। अब इन कम्युनिटी को ही काम दिया गया है कि वो क्या क्या काम करेंगे। देखिए, अब सिक्योरिटी की बात अगर हम करें कि जैसे कि द मेंबर ऑफ स्टेट्स promise to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference and respect for national differences and sovereign rights। अब आसियान की सिक्योरिटी की कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो यही है। देखिए, आसियान के जो मेंबर्स हैं, जो जितने भी आसियान के जो मेंबर हैं, 10 मेंबर्स हैं, वो आसपास के कंट्रीज़ ही हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये डिसाइड किया कि वो आपस में जो है शांति बनाए रखेंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे। ये नहीं कि मान लीजिए कि वियतनाम है और म्यांमार है, वो आपस में दोस्त हैं, तो वो थाईलैंड को क्रिटिसाइज़ करेंगे, सिंगापुर को क्रिटिसाइज़ करेंगे, ऐसा नहीं। वो न्यूट्रलिटी रखेंगे, जो सही है, जो गलत है गलत है, आप तटस्थ रहो, ठीक है। वो उनका प्रॉमिस था, उन्होंने सदस्य जो देश हैं उन सबको वादा किया था कि हम ऐसा करेंगे और हम क्या करेंगे, किसी भी राष्ट्रीय मुद्दों में या किसी भी चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। मान लीजिए कि सिंगापुर में कुछ चीज़ चल रही है, अगर सिंगापुर में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई तो वियतनाम आके बयान जारी कराए कि सिंगापुर ऐसा है, सिंगापुर वैसा है, उनके मुद्दों में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं करेंगे। कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है तो वो हम शांति से सुलझाएंगे, ना कि हम जो है वो क्या करेंगे, हथियार उठा लेंगे और खून खराबा करेंगे। हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, हम अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है शांति से सुलझाएंगे। और सबसे बड़ी बात जिसकी कमी थोड़ी सी यूरोपियन यूनियन में थी लेकिन आसियान में वो नहीं है, वो क्या है, उन्होंने वादा किया कि हम क्या है, राष्ट्रीय मतभेदों और संप्रभु अधिकारों, यानी कि जो सोवरेन राइट्स है और नेशनल डिफरेंसेस है, उनको रिस्पेक्ट करेंगे।
भाई किसी कंट्री की सोवरेनिटी होती है, उसके अपने सोवरेन राइट्स होते हैं, वो क्या डिसीजन लेती है, किसके साथ रिलेशन बनाना चाहती है, किसके साथ नहीं बनाना चाहती, वो उसका अधिकार है। ज़रूरी थोड़ी है कि अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि इस कंट्री के साथ आप रिलेशन नहीं बनाओ तो वो नहीं बनाएंगी, ऐसा है नहीं। ठीक है ना, अपनी सोवरेनिटी है। जैसे कि मान लीजिए कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर अब गए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यूएसए, और बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हुई यूएस और इंडिया के बीच में, बड़े बड़े डिफेंस के एग्रीमेंट साइन हो गए हैं, डिफेंस के में जो जो हथियार खरीदने या जो जो टेक्नोलॉजी चाहिए हमें यूएस के साथ हमने एग्रीमेंट साइन करें, या ट्रेड एग्रीमेंट में हो, किसी भी तरीके के एग्रीमेंट हो, तो अगर हम यूएस के साथ बिजनेस करें तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम रशिया और चाइना के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। वो हमारी मर्जी है कि हम किसके साथ बिजनेस करें, हम यूएस के साथ भी करेंगे, हम चाइना के साथ भी करेंगे, और हम रशिया के साथ भी करेंगे, ये हमारा राइट है। तो इसी तरीके से ये चीज़ जो है, इसकी रिस्पेक्ट जो है आसियान के सदस्य देशों ने रखी और प्रॉमिस भी किया कि हम इन चीज़ों की रिस्पेक्ट जो है वो करेंगे, क्योंकि इनका अपना तरीका था काम को सुधारने का। अब आसियान जो था 1994 में आसियान रीजनल फोरम की स्थापना की, जो क्या करता था, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी और कॉमन फॉरेन पॉलिसी में कोऑपरेशन, यानी कि एक डिस्कशन फोरम था जो कॉमन फॉरेन पॉलिसी और कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी कॉमन फॉरेन और कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाता था, कोऑर्डिनेशन रहता था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रहेगी वो भी थोड़ी कॉमन रहेगी, हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी रहेगी कॉमन रहेगी, तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन भी करता था। अब पॉलिटिकली जो है वो, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो फेल रहा, लेकिन आसियान की तरफ अगर हम देखें तो आसियान वर्ल्ड में पहला ऐसा कंट्री था जिसने एक डिस्कशन के लिए पॉलिटिकल फोरम बनाया, कि जहाँ पे आके हमारी सदस्य कंट्रीज़ हैं, सदस्य देश हैं, वो आके डिस्कशन करें। यही आसियान वे है, यही आसियान वे है, वे है, यानी कि आसियान का तरीका है, आसियान की शैली है काम करने की, कि वो कंट्रीज़ को बुलाता है, अपने सदस्य देश हैं उनको बुलाता है और डिस्कस करता है, और ये नहीं कि मेजॉरिटी है वही फैसला मानना पड़ेगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें से मेजॉरिटी कंट्री मानती है कि ये पॉलिसी हम अपनाएंगे तो ये अपनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो हर किसी की सुनता था, और उन पॉलिसीज़ में हर किसी की बातें होती थी, हर किसी के व्यूज़ होते थे। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई वियतनाम को रिप्रेजेंट करता है तो वियतनाम जो चीज़ चाहता है वो भी उसमें होगी, और थाईलैंड जो चीज़ चाहता है वो भी उसमें होगी। यही आसियान के काम करने का तरीका है। और आसियान की इकोनॉमिक कम्युनिटी को देखें तो आसियान का जो एम है वो कॉमन मार्केट है, टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। अब ये क्या थी कि इनका एम था कि भाई अपनी जो मार्केट है वो हम कॉमन करेंगे, कि जिससे हमारी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे रीजन में हो, कि जैसे यूरोपियन यूनियन में भी थी कि मार्केट जो है वो कॉमन होगी, और क्या होगा कि उनकी डेवलपमेंट होगी। ऐसे ही आसियान की भी थी मार्केट, क्योंकि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनकी मार्केट बड़ी है, इसीलिए चाइना भी उस आसियान की तरफ अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि आसियान ने क्या थे, फ्री ट्रेड एरियाज़ बनाए थे अपने, इसीलिए चाइना और यूएसए इनकी तरफ सबसे पहले अट्रैक्ट हुए थे, और इनके साथ एग्रीमेंट भी साइन किए। ठीक है, और इनका अपना इंटरनेशनल विज़न 2020 था, जो कि आसियान को एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाला ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। इनका एक विज़न 2020 भी था, अब 2020 बीत चुका है, लेकिन ये कहीं हद तक कामयाब भी रहे हैं, क्योंकि ये एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है आसियान, क्योंकि इनके जो काम करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे इंडिया है, कई टाइम तक इंडिया आसियान से दूर रहा, लेकिन इंडिया ने भी ये रियलाइज़ किया कि भाई जो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आसियान के साथ हमें हाथ मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया भी एक बड़ी मार्केट है और आसियान भी एक, आसियान के सदस्य के जो देश हैं आसियान के भी, वो भी एक बड़ी मार्केट। तो इंडिया ने भी जो आसियान की कंट्रीज़ है, जैसे मलेशिया और सिंगापुर और थाईलैंड, उनके साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंडिया ने साइन किए, और आसियान के इन 3 देशों के साथ इंडिया जो है अपने बिजनेस, अपना जो व्यापार है वो करता रहता है। तो यही जो है हमें इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे ये आसियान और यूरोपियन यूनियन जो है 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उभरी हैं, जिसने यूएस की डोमिनेंस को कम किया है। अब जो यूएस क्या है, क्यों डोमिनेंस में यूएस, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है और उसका ट्रेड बहुत ज़्यादा है,
वो हर जगह ट्रेड करता है। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो यूएस की पावर को कम करे और ये भी वर्ल्ड में अलग अलग जगहों में अपनी ट्रेड बढ़ाए, अपना काम बढ़ाए, अपना धंधा बढ़ाए, अपना बिजनेस बढ़ाए, पॉलिटिकल पावर बढ़ाए और इकोनॉमिक पावर बढ़ाए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ऐसी यूरोपियन यूनियन है जो ट्रेड को बढ़ाता है और एक इतनी बड़ी इकोनॉमी बना, यूएस के बाद या चाइना के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी, और आसियान भी इसी वे में है और इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूसली आसियान की अच्छी जा रही है और आसियान भी आने वाले समय में हो सकता है कि अच्छी इकोनॉमी बने। जैसे इनकी आसियान के अगर हम देश देखें तो इसमें सिंगापुर जो सबसे अमीर है और बहुत कम टाइम में अमीर हुआ है, उसकी इकोनॉमी बहुत कम टाइम में इतनी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हुई। तो यही है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कैसे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनी, क्या थी उस दौरान कंडीशन और किन किन कंडीशनों में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी और ये अपने रूप को धीरे धीरे बदलती रही और एक बड़ी पावर बनी जिसने यूएस की पावर को कम किया। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले समय में मैं और भी पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें बची है कि चाइना किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को चाइना ने बढ़ाई है, जिस तरीके से चाइना ने यूएस को थ्रेट दिया है, उन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।